हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैगन रिपेयर वर्कशॉप्स झांसी के अंतर्गत कंडक्ट हुए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर बैगन रिपेयर वर्कशॉप्स एनसीआर झांसी के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए थे और यह पेपर 25% एलडीसी कोटा के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तभी हाल ही में 29 जनवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए अगर बात करें तो 100 मार्क्स रखे गए थे। और टाइम की अगर बात करें तो पूरे कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था इस पेपर के लिए। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, विच इज अ ग्रीन प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। इस सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है। तो अगर बात करें कि सौरमंडल का ग्रीन प्लानेट की, तो वह यूरेनस है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि अगर बात करें तो यह ग्रीन कलर्स क्यों दिखाते हैं, तो यह इसमें इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जो इसके ग्रीन होने का रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ यह सौरमंडल में 3rd लार्जेस्ट प्लानेट है। और अगर बात करें सन से, तो सन से इसकी पोजीशन 7वीं पोजीशन आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड। मिस निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, सारे जो इसमें मेंशन है अबव 3 ऑप्शंस, उस तीनों में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस जो भी ऊपर मेंशन है तीनों ऑप्शंस में, उस सारे क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो कि अगर बात करें नोबेल पुरस्कार, तो वह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1896 में की गई थी। अगर बात करें और पहली बार 1901 में इसका वितरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। मिस रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, वो पूछे गए हैं। तो रानीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु आर द 2 बैडमिंटन प्लेयर्स टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल्स। मिस ओलंपिक पदक जीतने वाले 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें पीवी सिंधु और साइना नेहवाल इसका सही उत्तर होंगे। जो कि 2 बैडमिंटन प्लेयर्स है, जो 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं, ओलंपिक मेडल्स में जीतने वाले प्लेयर्स है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ड्यूरिंग फ्रीडम्स स्ट्रगल रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर। मिस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड का त्याग किया था, जो उसको उपाधि दी गई थी। तो इसकी अगर बात करें तो जालिया बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जालियांवाला बाग मैसाकर्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया। मिस निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंदिरा कोयल। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, जो कि हमारे भारत की सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, फर्स्ट पीओएच ऑफ बीटीपीएन बैगन्स इज डन
आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द बिल्ट ईयर्स। मिस BTPN का पहला POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो किया जाता है वैगन्स की, वह सबसे निर्मित वर्ष से कितने वर्ष के अंतराल पर पहली बार की जाती है, तो वह 6 वर्ष के अंतराल पर फर्स्ट POH किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ART का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, जो कि ऑप्शन नंबर C में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि विडो कम्प्लीमेंट्री पासेज में बी इशूड टू अ विडो होज हस्बैंड अ रेलवे एम्प्लॉइज। मिस विधवा को पूरक पास जारी किए जाते हैं जिसका पति एक रेल कर्मचारी था, तो किस केस में जारी किया जाता है कम्प्लीमेंट्री पास? या तो वो एक्सपायर कर गया हो, या तो आइदर मिसिंग यानी मिसिंग केस में, या तो एक्सपायर, दोनों केस में या कम्प्लीमेंट्री पास दिए जाते हैं। बशर्ते है कि मिसिंग के केस में शर्त एवं कंडीशन दिए गए हैं, उस बेसिस पर उसको दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इन्श्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। मिस अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बात करें तो मेजर पेनाल्टी की जारी करने के लिए बताए गए हैं, तो यह SF5 यानी स्टैंडर्ड 5 के अंतर्गत दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं की बात करें SF11 की, तो इसमें हमारा माइनर पेनाल्टी इशू किए जाते हैं। SF1 है जो कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स डेट आर यूज्ड व्हाइल इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट एनी रेलवे एम्प्लॉय अंडर D&A रूल्स 1968। मिस D&A नियम 1968 के तहत किसी भी रेल कर्मचारी के खिलाफ किया आरंभ करते समय कितने प्रकार के मामन प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात करें यहाँ पर D&AR रूल्स 1968 के अंतर्गत, तो टोटल 11 तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, जिसमें मुख्यतः SF1, SF5 और SF11 काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं कर्मचारी के लिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर C 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक। मिस निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से अगर बात करें तो अमरकंटक से सोन रिवर्स, जोहिला और नर्मदा रिवर्स तीनों निकलती है। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शंस में वन एवं नर्मदा नदी दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, फ्लैट टायर इन गुड्स ट्रेन इज नॉट परमिटेड बियॉन्ड। जिस मालगाड़ी में फ्लैट टायर के आगे जो लिमिटेशन दी गई होती है उसके ऊपर जाने पर हम गुड्स वैगन्स को अलाउ नहीं करते हैं, तो वह 60 mm है जो उसके ऊपर पर हम अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फ्लैट टायर इन गुड्स वैगन्स होते हैं। यहाँ पर अगर कोचिंग की अगर बात करें तो कोचिंग के केस में यह फ्लैट टायर की लिमिटेशंस 50 mm की होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे, कलर ऑफ FP पाइप, फीड पाइप का कलर जो कि व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट रूट ऑफ द सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। मिस 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा है? तो उसकी अगर बात करें तो पहली रूट यहाँ पूछी गई है राजधानी एक्सप्रेस की, तो वह नई दिल्ली से लेकर हावड़ा के बीच चली थी पहली बार 1969 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन। भारत के कितने राज्यों की तट रेखा है। तो राज्यों के केसेस में यहाँ पूछे गए तो टोटल 9 राज्य है जो कि तट से रिलेटेड यानी समुद्र से टच करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 9 स्टेट्स की अगर बात करें तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं वेस्ट बंगाल, ये सारे 9 राज्य हैं जो कि समुद्र किनारे यानी समुद्र तट से सटे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, मीन्स नंद वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो यह महापद्मानंद है जो कि नंद वंश के डायनेस्टी का फाउंडर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसके पीरियड्स की तो इसकी पीरियड्स 345 बीसी से लेकर 329 बीसी के बीच नांदा डायनेस्टी का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डज द वर्ड बुद्धा मीन्स बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है प्रबुद्ध, जिसे आप द यूनाइटेड वन बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग गेव अमीर खुसरो द टाइटल्स ऑफ टूटे हिंद, मीन्स निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो को टूटे हिंद की उपाधि दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच पेनाल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस सीट, मीन्स सर्विस सीट में कौन सा जो चार्जशीट दिया जाता है वो ऐड नहीं किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वार्निंग, यानी जब भी कर्मचारी से कोई गलती होती है, जब वार्निंग लेटर दिया जाता है तो वह सर्विस रिकॉर्ड में ऐड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, स्टॉपेज ऑफ पासेज, सेंसियर, ये सारे माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे इसके अंतर्गत आपको ऐसे पहले भी जारी किया जा सकता है और सर्विस रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। बाकी वार्निंग लेटर्स को आपकी सर्विस रिकॉर्ड में ऐड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवे बियर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मीन्स जब भारत में पहली बार रेलवे शुरू की गई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो बात करें भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के की गई थी, जो कि बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच 34 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच चलाया गया था। अगर बात करें तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शंस इन इंडिया, मीन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो वह मथुरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन, मीन्स पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बात करें पहले ऑप्शंस की थी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। इट इज अ मोलिकुलर फेनोमेनन, सही है। इट्स रूट्स कॉज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कलर ऑफ बीपी पाइप, मीन्स बीपी यानी ब्रेक पाइप के कलर पूछे गए हैं तो यह ग्रीन कलर के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट्स ऑफ ट्विन पाइप सिस्टम इन कंपेरिजन टू अ सिंगल पाइप सिस्टम, मीन्स सिंगल पाइप सिस्टम की तुलना में ट्विन पाइप सिस्टम का लाभ नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो फास्टर रिलीज एंड ऑफ ब्रेक होता है ट्विन पाइप में, सही बात है, तो सही हो जाएंगे। फास्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एप्लीकेशन टाइम भी बेहतर होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो फास्टर प्रोपगेशंस ऑफ प्रेशर इन लास्ट वैगन, ये भी सही है। लेकिन मोर चार्जिंग टाइम ऑफ ईयर्स, ये सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलर आर यूज्ड फॉर डेम्यू एंड ईएमयू कोचेज। जो आपकी डीजल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है मल्टीपल यूनिट्स वाले ट्रेन कोचेज, उसमें अगर बात करें तो किस प्रकार के कपलर प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें सेकू टाइप्स कपलर जो प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन ईयर ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर्स इन प्रेजेंस ऑफ। मीन्स निम्नलिखित की उपस्थिति में लगातार संपर्क में आने के कारण पित्तल हवा में ही फीका पड़ जाता है, तो इससे क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि ईयर में मौजूद होते हैं उससे ब्रास रिएक्शन करता है, जिससे हमारा कॉपर सल्फाइड प्लस जिंक सल्फाइड बनता है। कॉपर सल्फाइड कलर्स में ब्लैक्स होते हैं जो कि उसके ब्रास के सरफेस पर परत बना देते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रास का जो कलरिफिकेशन है वो डीकलराइजेशन हो जाते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम यानी ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर बात करें केमिकल फार्मूला की तो वह H2S होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, व्हाई डज वाटर गेट्स कलर्ड इन अर्थन पोट्स एंड नॉट इन अ मेटल्स और ग्लास पोट्स। मिस पूछे गए कि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है किंतु धातु या कांच के बर्तन में नहीं हो पाते। तो इसका कॉज हो सकते हैं कि अर्थन जो वॉल्स होते हैं पोर्स एंड वाटर गेट्स एवेपोरेटेड थ्रू पोर्स एंड एवेपोरेशंस टेक्स हीट फ्रॉम द वाटर। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु इन्वेंटेड डायनामाइट। में डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे शैल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ। मीन्स एलएपी को एक रेल सेवक को डैश की दर से जमा किए जाते हैं, तो यह पर मंथ 2.5 एलएपी क्रेडिट किए जाते हैं, कमाते हैं यानी अर्न करते हैं कर्मचारी, जो कि मिक्स होकर 6 मंथ में 15 एलएपी हो जाते हैं, जो कि उसको 6 महीने बाद उसके अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो होता है आर इशूड टू अ रेलवे एम्प्लॉयज। मीन्स पीटीओ के कितने सेट्स रेल कर्मचारी को जारी किए जाते हैं। तो अगर बात करें पीटीओ की संख्या की तो वह गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों केस में सेम ही होते हैं, और वह 4 सेट पर ईयर्स कर्मचारी गजेटेड या नॉन गजेटेड हो दोनों केस में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें पास के केस में तो पास के केस में जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उसको 6 सेट पास इशू किए जाते हैं जब से उसकी ज्वाइनिंग यानी पोस्टिंग हो गई हो, जबकि नॉन गजेटेड केस में यह 1 से लेकर 5 ईयर्स के सर्विस पीरियड तक उसको 1 सेट पास पर ईयर दिए जाते हैं और 5 ईयर्स के बाद 3 सेट पास इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ए पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू अ पोस्ट ग्रेड और टाइम स्केल्स ऑफ पे कैन बी रिड्यूसेड बाय द पनिशमेंट टू अ पोस्ट इन लोअर स्केल्स और ग्रेड सर्विस और टू अ पोस्ट विच इज नेवर हेल्ड बिफोर। मीन्स एक व्यक्ति को सीधे पद ग्रेड या समय वेतनमान पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसे दंड के रूप में निम्न वेतनमान ग्रेड सेवा में किसी पद या उस पद पर कम किया जा सकता है जिसमें वो पहले कभी नहीं था। इस सीधे सीधे यहाँ पूछे गए हैं कि जो आप डायरेक्ट बेसिस पर आप आते हैं उसकी कोई भी पनिशमेंट आपको दे दिया जाए तो उस बेसिस पर उससे नीचे स्केल पर आपको नहीं ले जा सकता। अगर बात करिए अगर आपकी आरआरबी बेसिस पर अगर आपको एज ए जेई अपॉइंटमेंट किया गया हो
फिर अगर कोई भी आपको, अगर आप एसएससी बन जाते हैं, फिर आपको अगर कोई चार्जशीट दिए जाते हैं तो मिनिमम आप जेई तक आपको लिया जा सकता है, इससे नीचे आपको नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि आप डायरेक्ट बेसिस पर एज अ जेई आरआरबी रेलवे के अंतर्गत अपॉइंटमेंट हुए हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपकी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उससे नीचे स्केल पर आपको नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चाइल्ड केयर लीव इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मंथ, यानी चाइल्ड केयर लीव कितने साल या महीनों की अवधि के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सीसीएल के लिए बात की गई है, तो सीसीएल 730 डेज या आप इसको 2 ईयर्स बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें कंडीशंस है कि पहले जो 365 डेज होते हैं उसमें कर्मचारी को बेसिक का 100% पे किया जाता है, और नेक्स्ट जो 365 डेज होता है उसमें बेसिक का 80% ही भुगतान किया जाता है। साथ ही साथ यह 2 बच्चों तक ही एप्लीकेबल होते हैं, और इसको आप साल भर में 3 स्पेल्स यानी 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। और कंडीशन है कि पर स्पेल्स में आपको मिनिमम 5 डेज लेना अनिवार्य होता है, इससे कम आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ क्यूआरबी। क्यूआरबी का फुल फॉर्म है क्विक रिलीज वाल्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन हाइट ऑफ कपलर्स ऑफ 2 एडजेसेंट बैगन्स कपलेट टुगेदर, मीन्स एक साथ जोड़े हुए 2 आसन बैगन्स की कपलर की ऊंचाई की अधिकतम अंतर क्या है। तो उसकी सही उत्तर हो जाएगा 75 mm, यानी 75 mm से ज़्यादा जो एक साथ जो बैगन्स लगे हैं उसके बीच डिफरेंस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ वैगन स्टॉक इज, इस वैगन स्टॉक का मानक व्हील गेज पूछे गए हैं। अगर व्हील गेज की अगर बात करें तो यह 1600 + 2 - 1 mm होता है। चूँकि यहाँ पर स्टैंडर्ड पूछे गए हैं तो एज आप स्टैंडर्ड 1600 mm ले सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर, मिस रेल स्तर से बफर के केंद्र तक का अधिकतम मानक ऊंचाई पूछे गए हैं। तो उसकी अगर बात करें मैक्सिमम केस में पूछे गए हैं तो मैक्सिमम में यह 1105 mm होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए आरसीएफ की फुल फॉर्म, तो रेल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कपूरथला पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर आईआरएफसी का मतलब पूछे गए हैं। तो आईआरएफसी की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए आरएसी का फुल फॉर्म, तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक मैथमेटिकल से पूछे गए हैं कि जो हमारा नंबर्स प्रोवाइड करवाए हैं उसकी एवरेज संख्या, एवरेज नंबर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 0 + 0 + 4 + 10 + 5 + 5 सारे को अगर आप ऐड करते हैं, नीचे में टोटल नंबर्स की अगर बात करें तो 6 नंबर्स दिए गए हैं, जिसको आप 6 नंबर्स के ऊपर ऐड कर दिए और 6 से आप नंबर ऑफ आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसको डिवाइड करेंगे। टोटल आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 24 आ रहा है। 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो टोटल आपका 4 आ जाएगा, जो कि एवरेज नंबर होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट्स इफ अ कार विच प्राइसेस वाज 4000 एंड इज सोल्ड फॉर 3200, यानी जो छूट की दर क्या होगा यदि एक कार की कीमत 4000 रुपये थी और 3200 रुपये में बेच दी गई। यहाँ पर बताए गए हैं कि ये हमारा हो जाएगा 4000 रुपये, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 3200 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी आपको अगर यहाँ से देखें तो टोटल 800 रुपये का लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें लॉसेस परसेंटेज करें तो लॉसेस
इनटू जो कि हमारा 800 रुपये है, और ये हमारा फार्मूले के अंतर्गत 100 आते हैं। नीचे में हमारा कॉस्ट प्राइस आते हैं जो कि हमारा 4000 रुपये है। तो इस प्रकार आप कट लगाएंगे तो 20% आपका आ जाएगा, जो कि लॉस हो जाएंगे जब कोई सामान 4000 की 3200 रुपये में बेचे जाते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, सर्किल से रिलेटेड है जो हमारा कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। यहाँ पर हम लेते हैं एक सर्किल ले लिए जिसमें हमारा ए ओ सी एक डायमीटर है। ओ हमारा एक सर्किल का केंद्र बिंदु यानी सेंटर हो जाएगा। ए और सी यानी ए ओ सी हमारा डायमीटर हो गए। फिर यहाँ बताया गया कि ए बी इज अ कॉर्ड, मीन्स ए बी एक जीवा है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार अगर बात करें तो हम ए बी यहाँ से एक कॉर्ड ले लिए जो कि एक जीवा होंगे एक सर्किल की। अगर बात करें इस प्रकार हमारा ए सी बी 50 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ए सी बी हमारा यहाँ पर जो है ये हमारा 50 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर बोला गया कि ए टी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द पॉइंट ए, यानी जो हमारा पॉइंट ए यहाँ पर उस पर ए टी एक स्पर्श रेखा बनाती है जिससे हमारा बी टी का एंगल यहाँ पूछे गए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर अगर टेंजेंट होता है ए टी तो यहाँ पर ये वाला बी ए टी का कोण हमसे यहाँ पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल का टोटल ऐड करने पर 180 आता है, और जब भी आप दो डायमीटर्स की पॉइंट्स एक थर्ड पॉइंट्स पर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें तो 90 + 50, और यहाँ पर हम पहले बी ए सी का निकाल लेंगे। तो यहाँ चूँकि आप 140 आ जाएंगे, तो यहाँ से अगर 180 से अगर घटाते हैं तो इस प्रकार आपका 40 डिग्री ये हमारा जो पार्ट्स होंगे वो हमारा 40 डिग्री एंगल्स आ जाएगा जो कि बी ए सी होगा। फिर आप जानते हैं कि जब भी कोई सेंटर से टेंजेंट पर पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। चूँकि यहाँ पर बी ए सी 40 डिग्री है तो यहाँ पर हम घटाएंगे जब बी ए टी तो 90 - 40 डिग्री करेंगे, तो इस प्रकार हमारा 50 डिग्री आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में होंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि बी ए टी के इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, ए पर्सन incurs a loss of 5% on selling a watch for 1140 rupees, and at what price should the watch be the sold to earn 5% प्रॉफिट। मिस यहाँ पूछा है कि 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है जब घड़ी बेचे जाते हैं, तो 5% लाभ के लिए वो कितने रुपए पर बेचने होंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर हम तो यहाँ पर हम निकालना चाहे अगर कॉस्ट प्राइस को हम एक्स कंसीडर कर ले अगर, तो एक्स के सामान को अगर जब हम 95% यानी 95% लॉसेज में बेचते हैं अगर, तो हमारा यहाँ पर 1140 रुपये आते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा जो कि 1200 रुपये आएंगे। फिर हम 1200 रुपये की अगर बात करें 5% लाभ पर बेचने की बात बोल रही है, तो ये यहाँ पर अगर निकालेंगे 5% लाभ पर तो वो हमारा टोटल 1260 रुपये आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, 700 रुपीज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सो दैट ए रिसीव्स हाल्फ एज मच एज बी एंड बी रिसीव्स हाल्फ एज मच एज सी, देन सी शेयर्स इज। यहाँ पर 3 ABC हमारा एक दिए गए हैं जिसमें हमारा नंबर्स जो है रुपए डिवाइड करने हैं। तो ये बात करें तो ABC यहाँ पर ले लिए, जो बोला गया यहाँ पर कि A को B का आधा मिलता है, तो यहाँ पर B का आधा कर दिए, B को C का आधा मिलता है। तो इस प्रकार अगर तीनों टर्म को अगर ऐड करते हैं आप तो यहाँ पर 1, 2 और 4 आ जाएगा, यानी टोटल 1:2:4 के कंडीशन में ABC डिवाइड होंगे। टोटल हमारा मनी 700 दिया गया है, तो यहाँ पर 700 को तीनों टर्म को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 पाएंगे। फिर यहाँ पर अगर कट लगाते हैं आप तो पर केस में हमारा 100 मिल रहा है,
तो अगर यहाँ पूछे गए सी की हमारा शेयर पूछे गए हैं, शेयर सी के लिए हमारा 4 रेशियो में डिवाइडेड है, तो इस प्रकार हमारा 400 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 700 रुपये में सी का शेयर्स 400 आएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days इफ ए एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days इन हाउ मेनी डेज कैन बी एलोन कंप्लीट्स दैट वर्क्स। यहाँ पे बोले गए हैं कि ए और बी जो है किसी काम को 4 दिन में मिलकर करते हैं, ठीक। फिर एक अकेला उसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। यहाँ पर अगर टोटल काम निकालना चाहे तो 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड दिए गए हैं, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर एलसीएम से कनेक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर टोटल हमारा 12 वर्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर पूछे गए हमसे कि बी अकेला कितने दिन में करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल काम 12 वर्क है और बी का ए का एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी का 3 है, तो यहाँ से हम बी का निकालेंगे, एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर हम एफिशिएंसी को 12 वर्क्स में अगर कट लगाते हैं तो टोटल 6 दिन आ जाएगा। यानी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 6 दिन में या टोटल वर्क्स को बी अकेला कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ साइड्स इंक्रीजेज बाय 20% इज। यानी एक आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत में वृद्धि होंगे जब उसकी प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। चूँकि आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, चूँकि दोनों में 20% का इंक्रीज किए गए हैं। तो अगर बात करें पहले अगर 100 रहा होगा तो 120 हो गए होंगे और उसकी ब्रेथ भी 100 से 120 हो गए होंगे। अगर यहाँ पर अगर लेंथ तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा और यहाँ से आपकी 14,400 हो जाएंगी। टोटल आप अगर निकालना चाहे तो 44% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर ए साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 minutes 30 seconds व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स ऑफ साइक्लिस्ट। चूँकि यहाँ पर 750 मीटर्स दिए गए हैं और यहाँ पर 2 मिनट और 30 सेकेंड्स को कंप्लीट अगर 30 सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 150 सेकेंड्स आ जाएगा आपका। यहाँ से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/50 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर बात करें अगर तो यहाँ से ये से कट लग गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी 18 किलोमीटर पर आवर्स इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर ए पर्सन क्रॉसेज अ 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट इन 5 minutes व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। तो 1600 मीटर्स को 5 मिनट में यहाँ पर हमारा इसको सेकेंड में अगर पहले हम कन्वर्ट करते हैं अगर तो 300 यहाँ पर हमारा आ जाएंगे। इसको फिर हम 18:5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएंगे। सारे को अगर कट करते हैं अगर आप तो 7.2 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर्स एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर आवर्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप्स पर आवर्स। मिस ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे दिए गए हैं। अगर ठहराव को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें तो दोनों में डिफरेंस हमारा 9 किलोमीटर पर आवर्स में अंतर आ रहे हैं, ठीक।
इस प्रकार हमारा तो टोटल 9 किलोमीटर पर आप 9 किलोमीटर कम चलेंगे। तो यहाँ पर बात करिए अगर, तो यहाँ पर लास्ट में हमसे पूछे गए हैं कितने मिनट तक रुकती है, यानी टाइम पूछा गया है हमसे। तो टाइम बराबर हम बात करें तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो चूँकि हमारा 9 किलोमीटर कम चला है, फिर अगर बात करें स्पीड की तो ओरिजिनल स्पीड हमारा 54 किलोमीटर पर आवर है। टाइम है चूँकि यहाँ पर हमारा मिनट्स में आएंगे, तो यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6 और 6 से यहाँ पर 10, यानी 10 मिनट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए 2.09 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चूँकि 2.09 को यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से ये पॉइंट्स को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, चूँकि पॉइंट्स के बाद 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमारा नंबर्स है। फिर यहाँ परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 यहाँ कट लग गए, तो यहाँ पर हमारा 209% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर एन इलेक्शंस बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट दियर वोट्स आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। A candidate got 9,261 votes, which bear 70% of the total valid votes. Find the total number of votes. क्योंकि यहाँ पर बात करें 2 उम्मीदवार ने सीधे सीधे वोट दिया था, जिसमें 75 मतदाताओं ने वोट डाले, 2% अवैध घोषित कर दिए गए और टोटल मत इतना मिली, जो कि कुल वैध मतों का 75% था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि टोटल वोट्स की अगर बात करें तो हम x ले लेते हैं। इसमें अगर बात करें तो 75% ने ही टोटल वोट डाला, तो 75/100। फिर यहाँ बात करें 2% अवैध हो गए वोट्स, तो यहाँ पर 98/100। और बात करें तो जो कुल वैधों का 75% था, तो 75% इंटू 100/100, ये सारे मिलकर हमारा 9261 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x आसानी से निकल जाएंगे, जिसको अगर आप निकालोगे तो 16,800 आ जाएंगे, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए ए रेशियो बी 2:3 में दिया गया है, बी का रेशियो दिए गए हैं, तो ए बी सी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ए बी सी आप ले लीजिए, 2:3 यहाँ पर होंगे, 4:3 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर तीनों के अगर रेशियो हम निकालते हैं तो 8, 12 और 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इफ x रेशियो y 1:3 में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 3y रेशियो 2x प्लस y। तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें तो 7 × 1 प्लस 3 × 3 बाई 2 × 1 प्लस 3। तो इस प्रकार आप निकालेंगे तो 16 प्लस 5 आ जाएगा, यानी 16:5 में इसका उत्तर आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बात करें तो सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात पूछे गए यहाँ पर इफ द प्राइसेस ऑफ 23 टॉयज इज 276 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 टॉयज। तो यहाँ पर बात करें तो 276 टोटल रुपए दिए गए हैं, 23 टॉयज का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकालना चाहिए, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। फिर यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 टॉयज की हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ हमारा बात करें तो 12 आ जाएंगे, और 12 × 12 144 आ जाएगा, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस होंगे 12 टॉयज की। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए साहिल टुक अ लोन फॉर 6 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल ऑन सिंपल इंटरेस्ट इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड वाज 1,023
230 द प्रिंसिपल अमाउंट वाज। मिस साहिल ने साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6% वर्ष के लिए एक ऋण लिया है। यदि भुगतान किया गया है कुल ब्याज 1230 रुपये है तो मूल राशि यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो SI बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड होते हैं, और इसको अब 100 से, ये हमारा फॉर्मूला होगा इसके निकालने के लिए। यहाँ पर 1230 रुपये हमारा इंटरेस्ट दिया ही गया है और हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर निकालना है। रेट हमारा 5% दिया गया है। टाइम पीरियड की बात करें तो 6 वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ से आप सीधे सीधे आप यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, जो कि अगर बात करें अगर तो यहाँ से 14,100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर फाइंड द रेट ऑफ एट सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 15 ईयर्स। मीन्स कोई अगर अमाउंट बात करिए अगर 100 रुपये है तो वो 400 रुपये हो जाते हैं 15 साल के अंदर। तो यहाँ इसमें बढ़ोतरी अगर बात करें तो 300 रुपये बढ़ोतरी हो गए। 100 रुपये हमारा इनिशियल अमाउंट माने हैं। रेट यहाँ पर बात करें तो रेट निकालना है। टाइम पीरियड 15 ईयर्स दिए गए हैं। तो यहाँ से 100 से 100 कट लग जाएंगे, और जब यहाँ से 15 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि आपका रेट हो जाएंगे। यानी 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कोई अमाउंट 4 टाइम्स हो जाता है 15 वर्ष में तो उसकी रेट होनी चाहिए 20%। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए अशोक इन्वेस्टेड अमाउंट 8,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 2 ईयर्स at compound interest rate of 5% per annum. How much Ashok will get on the maturity at of the fixed amount deposits? यानी कोई अशोक है जो 8,000 रुपये 2 साल के लिए जमा करते हैं 5% पर, तो उसकी टोटल 2 वर्ष के बाद टोटल अमाउंट्स कितने मिलेंगे वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर रिलेटेड है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की टोटल फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपये दिए गए हैं। 1 प्लस रेट हमारा बात करें तो 5%, और हमारा टाइम पीरियड की बात करें 2 वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर इसको अगर कट लगाते हैं अगर तो 21/20 21/2 टाइम्स है हमारा, और 8,000 यहाँ पर हो जाएंगे। टोटल अगर बात करें यहाँ से अगर कट लगाते हैं अगर तो 20 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ से 441 आ जाएंगे, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 8,820 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% पर एनिमन फॉर 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली। मीन्स यहाँ पर बात करें तो कंपाउंड क्वार्टरली हो रहे हैं, यानी तिमाही बेसिस पर हो रहे हैं 9 मंथ के लिए, और 20% पर है। तो चूंकि आप जानते हैं क्वार्टरली बेसिस पर कोई भी रेट 1/4 हो जाते हैं और टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाता है। तो 20% का अगर 1/4 करें तो 5% आ जाएगा, और 9 मंथ को अगर 4 टाइम्स करते हैं अगर तो 36 मंथ आ जाएगा, जो कि इक्वल होंगे 3 ईयर्स के इक्वल। अब यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, चूँकि हमारा टोटल प्रिंसिपल 16,000 दिए गए हैं। 16,000 पर अगर बात करें तो 1 + 5/100 और 3 ईयर्स हमारा यहाँ से निकल के आ गया, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर थे। तो आप यहाँ से अगर निकालते हैं अगर तो आपकी 18,522 रुपये आ जाएंगे, जो कि टोटल अमाउंट होंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर। चूँकि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल 16,000 दिए गए हैं, तो आप यहाँ से घटाएंगे अगर 16,000 तो आपकी 25,222 रुपये आ जाएंगे। सीधे सीधे आपकी 2522 रुपये, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द पेरीमीटर ऑफ 1 फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। यानी यहाँ पर बोले गए हैं कि जैसे अगर बात करें यहाँ पर एक हमारा क्यूब है, एक क्यूब हो गए। यहाँ पर ये वाली फेस की अगर बात करें तो इसकी हमारी
पेरीमीटर दिए गए 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं। चूँकि 4 भुजें हैं तो यहाँ पर 1 ईंट से अगर निकालना चाहे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएंगे। यानी इस प्रकार अगर बात करें तो एक क्यू का ईंट यानी किनारा 5 सेंटीमीटर के आता है। तो 5 सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम अगर बात करें तो ईंट का क्यूब होता है, यानी 5 की क्यूब हो जाएंगी, यानी 125 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज इन द रेशियो 27:1 द रेशियो ऑफ दियर ईंट्स। चूँकि अब पहले ही बता दिए हैं कि अगर बात करें पहले क्यूब की क्यूब वॉल्यूम अगर और एक दूसरे वॉल्यूम की क्यूब दोनों 27:1 के रेशियो में है। इस पर अगर यहाँ से क्यूब रूट हटाते हैं तो यहाँ पर क्यूब के रूट में अंडर रूट्स में आ जाएंगे, जो कि अगर निकल कर आपका 3:1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, द कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात करें तो एक हमारा कर्व सरफेस का राइट एंगुलर दिया गया है सर्कुलर, उसकी हाइट और ये हमारा बेस डायमीटर दिए गए हैं और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले गए हैं यहाँ पर। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा लेटरल हाइट निकालना पड़ेगा, जो कि होता है अगर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो अगर 15 का स्क्वायर अगर करते हैं आप प्लस यहाँ पर डायमीटर को अगर आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा रेडियस, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर, यानी टोटल आपकी 289 का अंडर रूट यानी 70 सेंटीमीटर, जो कि आपकी एल यानी लेटरल हाइट निकल के आएंगे। अब बात करिए अगर यहाँ पर हमारा लेटरल हाइट 70 सेंटीमीटर निकल गए, कर्व सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल होता है, तो पाई को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमारा पाई वाले फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं। रेडियस हमारा यहाँ से 8 सेंटीमीटर निकल गए और 17 यहाँ पर लेटरल हाइट है। अगर सारे को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इन सेफ्टी कैटेगरी, यानी सेफ्टी कैटेगरी में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट्स नहीं है। तो इसमें बोतल होल्डर सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, ये पैसेंजर एम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकिंग इज इज यूज्ड इन कैसना बोगी टू एडजस्ट सीबीसी हाइट। इस सीबीसी हाइट को समायोजित करने के लिए कैसना बोगी में निम्नलिखित में से किस पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि 2 टाइप्स की पैकिंग का प्रयोग हम करते हैं सीबीसी हाइट को एडजस्ट करने के लिए, एक हमारा 12 mm की पैकिंग होती है, एक 37 mm की पैकिंग होती है। तो चूंकि ऑप्शन में एक है 37 mm, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए 37 mm सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल्स। ये एक्सेल की आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो इंटरनल फॉल्ट्स एक्सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा डायनेमो या जनरेटर जो हमारा होता है वो आ सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज द 3 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द बर्निंग यानी फायर्स। मीन्स किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्वों का होना आवश्यक है। तो अगर बात करें तो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन्स होते हैं, यहाँ पर हीट होते हैं हमारे, और यहाँ पर हमारा फ्यूल्स होता है यानी ईंधन। तीनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारा एक फायर एलिमेंट्स तैयार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स इज टाइटन्ड विथ विच टाइप ऑफ टेप।
मिस एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जॉइंट्स को किस प्रकार के टेप से टाइट किए जाते हैं? तो ये हमारा टेफ्लॉन टेप का प्रयोग किए जाते हैं जो कि लीकेज वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स? मिस निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज का उपयोग करती है इलेक्ट्रोड्स की? तो वो हमारा TIG वेल्डिंग हो जाए, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच गेज इज यूज टू मेजर थिन फ्लेंजेज? थिन फ्लेंज जो हमारा व्हील डिफेक्ट्स पर आते हैं उसको मेजर करने के लिए हम टाई डिफेक्ट गेज का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो थिन फ्लेंज, उसके बाद हमारा फ्लैट टायर्स, रूट एडेड एड्स रेडियस जो होते हैं उस सारे डिफेक्ट्स को हमारा टाई डिफेक्ट गेज की मदद से ही हम शार्प फ्लेंज हो गए, डिप फ्लेंज हो गए, सारे हम जो टाइप्स की डिफेक्ट्स होते हैं वो हम टाई डिफेक्ट गेज की मदद से ही मेजर करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछे गए यहाँ पर हाउ मेनी रोलर्स आर प्रोवाइडेड इन ईच रो ऑफ CTRB? यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग जो हमारा प्रयोग किए जाते हैं उसमें कितने रोलर्स प्रत्येक रो होते हैं? तो उसकी संख्या टोटल 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ पिवट्स यूज ऑन कैस्नव 22WM बोगी? यानी कैस्नव 22WM बोगी में किस प्रकार की धुरी का उपयोग करते हैं? तो वो होता है स्पेरिकल टाइप्स, जो हमारे जो पिवट्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द पिस्टन स्टॉक ऑफ द एयर ब्रेक सिलेंडर इन गुड्स स्टॉक इन एम्प्टी कंडीशन? यानी खाली माल स्टॉक में एयर ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्टॉक पूछा गया है जो कि 85 ± 10 mm के केस में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट डू यू मीन बाय PME? PME का अर्थ पूछा गया तो हमारा पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी आवधिक चिकित्सा परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैस्नव बोगी? यानी कैस्नव बोगी के निरीक्षण और रखरखाव के लिए किस RDSO तकनीक पैम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस पूछा गया कैस्नव बोगी के लिए पूछा गया जो कि G95 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें G97 की तो वो हमारा एयर ब्रेक गुड्स के होते हैं। G86 हमारा BTPGLN जो हमारा है गैस के टैंक है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं मेंटेनेंस के, और G90 हमारा BTPN के यानी जो पेट्रोलियम टैंक्स वगैरह होते हैं उसके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीच टाइप ऑफ बोगी इज प्रोवाइडेड विथ फिश बेली शेप्ड ब्लस्टर? यानी मछली के पेट के आकार जैसा ब्लस्टर के साथ किस प्रकार की बोगी प्रदान की जाती है? तो हमारा कैस्नव 22 NLB टाइप जो होते हैं वह फिश बेली टाइप्स का उसका ब्लस्टर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर? यानी मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है? तो फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए मैनिपुलेटर का उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर? यानी एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर का कपलर का सबसे कमजोर कड़ी क्या है? तो वो नक्कल होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू बिल थ्रेड डायमीटर ऑन सेम एक्सल्स ऑन ब्रॉड गेज बोगी बैगन्स? यानी ब्रॉड गेज बोगी बैगन्स पर एक ही एक्सल्स पर बिल ट्रेड में व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होनी चाहिए? तो वो 0.5 mm होता है जो कि सेम एक्सल्स पर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए वेयर इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड? भारतीय रेलवे का रेलवे व्हील एवं एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो वह बेंगलोर में स्थित है, यानी व्हील एंड एक्सल प्लांट। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रेल लाइंस। मीन्स रेल लाइंस की लंबाई के अनुसार भारतीय रेलवे विश्व में स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेल लाइंस के अनुसार भारतीय रेलवे का स्थान वर्ल्ड में चौथे स्थान पर आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर होगा। विच इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजनल्स रेलवे एंड दियर हेड क्वार्टर्स नॉट ट्रू। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्षेत्रीय रेलवे दिए गए, उसके हेड क्वार्टर्स दिए गए हैं। इसमें पूछे गए हैं कि कौन सा गलत जो हमारा पेयर किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा गलत पेयर है सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का सही मुख्यालय हमारा मुंबई होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भोपाल दिए गए, जो कि गलत होगा और प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हु इन्वेंटेड द रेलवे इंजन। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन जो स्टीम इंजन का इन्वेंटर किए थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा द रेलवे स्टेशन सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ ईस्ट, यानी अति दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन कौन से है? तो वो हमारा कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ गेजेज इज यूज फॉर चेकिंग द पार्ट्स मेड बाय एन ऑपरेटर इन वर्कशॉप्स, यानी वर्कशॉप में एक ऑपरेटर द्वारा बनाए गए पुर्जों की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस ग्रेड के गेज का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम वर्कशॉप गेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए गेज एज आर मेड ऑफ, यानी गेजेज बना होते हैं तो वो हमारा एलॉय स्टील का बना होता है, यानी मिश्र धातु के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव्स लॉट ऑफ एनर्जी, यानी कचरे के निपटान के लिए कौन सी विधि ऊर्जा के लिए बहुत बचत करती है? तो हमारा रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम्स इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग, यानी मरने की जोखिम के साथ सिर के चोट पर लगने वाले पीड़ित की सुनहरा घंटा कौन से होते हैं? तो वह 30 मिनट्स फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं, वो उसके लिए गोल्डन आवर होता है जिसके सिर पर इंजर्ड हो चुका हो और मरने की जोखिम के साथ हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितने के बराबर होता है? तो वह 10 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए इन एसआई सिस्टम मास इज मेजर्ड इन, यानी एसआई प्रणाली में द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, यानी केजी में। नेक्स्ट प्रश्न है ए रेलवे सर्वेंट पनिशमेंट विथ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड बिकम ड्यू फॉर परमिशंस ही शुड बी प्रमोटेड, यानी एक रेल कर्मचारी को निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने के साथ साथ दंड दिया जाता है और पदोन्नति के लिए देय हो जाता है, तो उसको पदोन्नत किया जाना चाहिए। हाँ, विथ इफेक्ट इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रमोशन दी जानी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेज इज डन, निलंबन की मामले समीक्षा की जाती है आफ्टर 3 months के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया 2023, यानी किस देश के राष्ट्रपति 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? तो उसकी अगर बात करें मुख्य अतिथि की 26 जनवरी पर, तो वो हमारा इजिप्ट कंट्री यानी इजिप्ट देश यानी मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह इल सीसी जो हैं वो हमारे रिपब्लिक डे के अतिथि थे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इजिप्ट यानी मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल इज टू बी ऑर्गेनाइज इन बीच स्टेट, यानी 23वां हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वह नागालैंड में आयोजित किया जाता है, जिसका अगर बात करें स्टेटमेंट की तो द बर्ड्स एंड बीज टॉक्स इसका जो स्लोगन होते हैं वो थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, मीराबाई चानू वन अ सिल्वर मेडल इन विच गेम हेल्ड रिसेंटली इन बोगोटा कोलंबिया। हाल ही में कोलंबिया बोगोटा में आयोजित किए जाने खेल में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पर मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से वह पूछे गए हैं, तो वह वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से रिलेटेड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ह्यूमन राइट्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन विच डेट्स। मानव अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वह 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच कंट्री लॉस्ट फाइनल इन फीफा 2020 हेल्ड इन कतर। यानी कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश फाइनल में हार गया, तो विजेता यहाँ पर अर्जेंटीना विनर था, और लूजर की अगर बात करें तो वह फ्रांस था, जो कि पेनाल्टी शूट आउट के तहत 3-2 से इसको हराए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस, जो कि फाइनल्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो वह स्टेलर डिस्टेंस की मापक होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें 1 लाइट ईयर्स की, जो कि इक्वल होते हैं 9.46 इंटू 10 के पावर्स 15 मीटर्स डिस्टेंस के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई है, तो वह वाटर शिप यानी समुद्री जहाज होते हैं उसकी स्पीड की इकाई होती है, जो कि अगर बात करें तो 1 नॉटिकल मील पर आवर्स होते हैं, जो कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो 1.852 किलोमीटर पर आवर्स कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ट्रेन 18 यानी वंदे भारत इज मैन्युफैक्चर्ड इन विच यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे। यानी ट्रेन 18 वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेल की किस इकाई में होता है, तो वो ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर के अंतर्गत इसकी निर्माण की जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछे गए, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर द आर्टिकल 343 to 351 दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल। यानी राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं, तो भाग 17 में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी फिलहाल में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित है, तो इसकी संख्या टोटल 22 शामिल किए गए वर्तमान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच एलिमेंट्री हिंदी कोर्सेज इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है, तो वह प्रबोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें फाइनल्स कोर्सेज की, तो वह प्राग्ञ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो बीजी खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी गठन की, राजभाषा आयोग की गठन की, तो वह 7 जून 1955 की राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी प्रत्येक वर्ष हिंदी कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करिए अगर वर्ल्ड हिंदी दिवस की, तो वर्ल्ड हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 17th पार्ट 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। है संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है, तो टोटल 9 अनुच्छेद है, जो कि 343 से लेकर 351 तक आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टम अनुसूची यानी व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, यानी अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सा है? तो इकलौता विदेशी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वो नेपाली आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान निकोबार्स आइलैंड्स कॉम्स, अंडमान निकोबार राजभाषा नियम के किस क्षेत्र में आते हैं? तो वह रीजन ए में आते हैं, यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो अंग्रेजी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ट, यहाँ पर पास्ट नहीं होकर यहाँ संशोधन पूछा गया है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट होना चाहिए, यानी कब संशोधन हुआ था? तो यह 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें पासेस की तो यह 10 मई 1963 को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था, जिसकी संशोधन 1967 में किया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।